नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत करने जा रहे हैं फाइनल कट की। सियासत में कभी कभी एक तस्वीर हजार बयानों पर भारी पड़ जाती है। संसद के भीतर पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात के दौरान दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अब राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। सियासी माहौल गर्म है। तस्वीरों में पीएम मोदी शरद पवार का हाथ थामकर उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अब नई पटकथा लिखी जा रही है। उसी पर देखिए यह रिपोर्ट। सियासत में तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के भीतर से सामने आई ये तस्वीरें आज पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी खुद आगे बढ़ते हैं, शरद पवार का हाथ पकड़ते हैं, मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं और सम्मान के साथ बैठक कक्ष तक लेकर जाते हैं। अब यही तस्वीरें दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण तक नई बहस छेड़ दी है। और बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। इन तस्वीरों ने 2015 का वो बयान भी याद दिला दिया जब बारामती की धरती पर पीएम मोदी ने कहा था, राजनीति के शुरुआती दिनों में शरद पवार ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया था। दरअसल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में सम्मान आज भी तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। इसलिए आज संसद में दोनों नेताओं की गर्मजोशी ने सियासी अटकलों को नई उड़ान दे दी है। इसके बाद बैठक का दौर चला। शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ कुछ दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। पीएम मोदी उन दस्तावेजों को गंभीरता से पढ़ते नजर आए। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन मुलाकात की टाइमिंग सियासी सवाल जरूर खड़े कर रही है। दरअसल देश में परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार विपक्षी दलों से संवाद कर रही है। ऐसे में सांसद सुप्रिया सुले पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि अगर सीटों में 50% बढ़ोतरी की लिखित गारंटी मिलती है तो उनकी पार्टी परिसीमन बिल पर समर्थन पर विचार कर सकती है। यानी आज की मुलाकात को परिसीमन की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। कभी एनसीपी के दोनों धड़ों को फिर से एक होने की चर्चा, तो कभी शरद पवार गुट के एनडीए के करीब आने की खबरें। हालांकि शरद पवार और सुप्रिया सुले कई बार एनडीए में शामिल होने या फिर किसी राजनीतिक विलय की अटकलों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में इनकार और इकरार के बीच का फासला अक्सर बहुत छोटा होता है। वहीं राजनीतिक पंडितों की नजर इस मुलाकात के एक और पहलू पर भी है। चर्चा ये भी है कि अगर भविष्य में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है तो बीजेपी एनसीपी के दोनों गुटों के एक मंच पर आने को प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि ऐसी किसी भी संभावना की न तो बीजेपी ने पुष्टि की है और न ही शरद पवार की तरफ से कोई संकेत दिया गया है। फिलहाल पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात को दोनों पक्ष सिर्फ औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। किसी गठबंधन, किसी राजनीतिक समझौते या फिर किसी नई साझेदारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सियासत में कई बार बयानों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं। अब यही मुस्कुराती तस्वीरें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी तपिश बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। वैसे जो सामने आने से डरते हैं वो अक्सर अंधेरों का सहारा लेते हैं और जो वतन की हिफाजत का जज्बा रखते हैं वो सीना तानकर हर खतरे से टकराते हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना वार किया, लेकिन एक ऐसी गोली के बाद हिंदुस्तान के सुरक्षा बल आतंक के पूरे नेटवर्क को जवाब देते हैं। नए भारत में शहादत का हिसाब सिर्फ एक आतंकी से नहीं बल्कि उसके पूरे मंसूबों को मिटाकर लिया जाता है। देखिए आप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया। हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी की तस्वीर सामने आई है। अब आतंक के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई तेज हो चुकी है। अनंतनाग के लाल चौक में दोपहर के वक्त सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तभी एक हमलावर ने बेहद नजदीक से उन पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस हमले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवादी आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। वे सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए छिपकर और अचानक हमला करने जैसी कायराना रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इस बार गोली चलने के कुछ ही मिनटों बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। हर रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई और आतंकियों के बच निकलने के सभी संभावित रास्तों पर सख्त नाकेबंदी कर दी गई। संदिग्ध आतंकी की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में AK-47 जैसी राइफल दिखी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, OGW यानी मददगारों पर भी शिकंजा। हमले के बाद शुरू हुई कार्रवाई केवल सर्च ऑपरेशन तक सीमित नहीं रही। सुरक्षा एजेंसियों ने अनंतनाग के साथ साथ पुलवामा, शोपिया और कुलगाम तक आतंकवाद विरोधी अभियान का दायरा बढ़ा दिया। दर्जनों संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि किसी भी आतंकी हमले के पीछे स्थानीय मददगारों का नेटवर्क अहम भूमिका निभाता है। हमले में शामिल संदिग्ध की तस्वीर सामने आने के बाद जांच और तेज हो गई है। तस्वीर में हथियार के साथ दिखाई दे रहे हमलावर की गतिविधियों, उसके संपर्कों और उसके मूवमेंट की कई स्तरों पर पड़ताल की जा रही है। एजेंसियों का फोकस अब सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आतंकी तंत्र को उजागर करने पर है। सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। 4 जिलों में एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन। हिरासत में संदिग्ध मददगार। अनंतनाग और दक्षिण कश्मीर पिछले कुछ समय से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। पहले भी सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिशें हुई हैं। 2 दिन पहले आर्मी कैंप के पास IED बरामद हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादी अब छोटे छोटे मॉड्यूल बनाकर छिपकर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यही रणनीति अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि हर घटना के बाद पूरा नेटवर्क जांच के दायरे में आ जाता है। हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की शहादत पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश भी छोड़ती है कि अमरनाथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा में तैनात जवान हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आतंकवादियों का मकसद डर फैलाना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना होता है, लेकिन हर ऐसे हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई पहले से ज्यादा व्यापक और निर्णायक होती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं हिंद महासागर में भारत की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने जा रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिल गया है एक और ऐसा स्वदेशी हथियार
जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए अब काल साबित होगा। नाम है INS मलवन। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का नया प्रतीक है, जो दुश्मन को बिना आहट के ढूंढ सकता है और पल भर में उसे नेस्तनाबूद भी कर सकता है। देखिए आप। समंदर जहां सिर्फ लहरें नहीं उठती, बल्कि ताकत का भी फैसला होता है। और अब हिंद महासागर में भारत की ताकत को मिल गया है एक नया प्रहरी। नाम है INS मालवन, भारतीय नौसेना का नया स्वदेशी युद्धपोत, जिसे कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नौसेना में शामिल किया गया। ये माहे श्रेणी का दूसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी एक ऐसा युद्धपोत जिसका सबसे बड़ा मिशन है दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार। आज दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक प्रतिस्पर्धा जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर में चल रही है। हिंद महासागर में चीन लगातार अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां भेज रहा है। पाकिस्तान भी अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसे वक्त में भारत का जवाब है INS मालवन। यह युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज सकता है, उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से उन्हें ध्वस्त भी कर सकता है। भारत का INS मालवन करीब 80 मीटर लंबा है, 1100 टन से ज्यादा, जलजेट प्रणोदक तकनीक से लैस, अत्याधुनिक रडार सिस्टम, बेहद संवेदनशील सोनार, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट। INS मालवन को बनाया गया है समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का सबसे बड़ा शिकारी बनने के लिए। यानी जहां बड़े युद्धपोत आसानी से ऑपरेशन नहीं कर सकते, वहां मालवन दुश्मन का पीछा करेगा। INS मालवन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके हथियार नहीं है, बल्कि इसकी स्वदेशी पहचान है। इस युद्धपोत में 80% से ज्यादा तकनीक और उपकरण भारत में ही तैयार किए गए हैं। यानी जिस हथियार से भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा, उसकी तकनीक भी भारत की, उसका निर्माण भी भारत का और उसकी ताकत भी भारत की। यही है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की असली तस्वीर। INS मालवन का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है। जहाज के प्रतीक चिन्ह में बाघ नख बना है, जो साहस, रफ्तार और दुश्मन पर अचानक हमले का संदेश देता है। भारत की नौसेना अब सिर्फ अपने समुद्री तटों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत कर रही है। भारत का लक्ष्य है 2035 तक अपने बेड़े में करीब 200 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल करना। इसी रणनीति के तहत कुल 16 नए एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि समंदर में दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी साफ कहा है कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में समुद्री व्यापार की सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला संयुक्त सैन्य शक्ति से ही किया जा सकता है। INS मालवन सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के बदलते रक्षा सामर्थ्य की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब हथियार खरीदने से ज्यादा हथियार बनाने पर भरोसा करता है। एक ऐसा भारत जो हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक बढ़त लगातार मजबूत कर रहा है, और एक ऐसा भारत जिसका संदेश साफ है, अगर किसी ने समुद्री सीमाओं की ओर आंख उठाई तो जवाब सिर्फ दिखाई नहीं देगा, महसूस भी होगा, क्योंकि अब समंदर में भारत सिर्फ मौजूद नहीं, हावी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जहां शब्दों की मर्यादा पूरे देश के लिए उदाहरण मानी जाती है। वहीं अगर कोई जनप्रतिनिधि महिला सांसदों के लिए अपमानजनक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करे तो सवाल उठना तो लाजमी है। ताजा मामला टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ा हुआ है, जो एक बार फिर अपने व्यवहार की वजह से अब विवादों में है। महिला सांसदों के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी और दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद लोकसभा ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। देखिए आप। श्री कल्याण बनर्जी, जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। लोकतंत्र में शब्दों की ताकत सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब यही शब्द मर्यादा की सीमा लांघ जाएं, तो लोकतंत्र की गरिमा भी आहत हो जाती है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर कुछ ऐसा ही आरोप लगा है। महिला सांसदों के खिलाफ कथित अभद्र और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है, लेकिन इस बार संसद ने ऐसा फैसला सुनाया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लोकसभा ने कल्याण बनर्जी को पूरे मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। दरअसल ये मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब लोकसभा अध्यक्ष को कल्याण बनर्जी के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती है। पीठासीन सभापति ने सदन को शिकायत की जानकारी दी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया और कल्याण बनर्जी को तत्काल प्रभाव से सदन से बाहर जाने का निर्देश दे दिया गया। अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बताया जा रहा है कि ये विवाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुआ। इस बहस में एनसीपीआई की एक महिला सांसद भी शामिल थीं। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। कल्याण बनर्जी की भाषा को महिला सम्मान के खिलाफ बताया गया। इसके बाद संबंधित सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद संसद ने भी साफ संदेश दे दिया कि महिला सांसदों के सम्मान से जुड़ा मामला किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दरअसल संसद में बैठने वाला हर सांसद करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अगर वही सांसद महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादा पर भी चोट मानी जाती है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, तीखी बहस भी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा सबसे बड़ी पहचान होती है। वैसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों और व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने की घटना ने भी उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया था। आरोप लगता रहा है कि विरोधियों पर हमला बोलते वक्त वे कई बार शब्दों की सीमा लांघ जाते हैं
और इस बार उन्हीं शब्दों ने उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस स्वाभाविक है, लेकिन संसद की गरिमा, महिला सम्मान और संसदीय मर्यादा इन सब से ऊपर होती है। राजनीति में विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा टूटेगी तो कार्रवाई भी होगी। कल्याण बनर्जी का निलंबन इसी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पहाड़ों पर इस बार मानसून कहर बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में सैलाब बाजारों को बहा लेकर गया और असम में पानी ने गांवों को निगल लिया। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं मौत और तबाही का ऐसा मंजर। कुदरत के इस रौद्र रूप ने पूरे उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार मचा रखा है। देखिए आप। ये तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां पहाड़ अब खुद अपने ही लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां उफनते पानी ने बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानें देखते ही देखते सैलाब में समा गई। और तीसरी तस्वीर असम की है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नदी बन चुकी हैं और गांव टापुओं में बदल गए हैं। 3 राज्य, 3 तस्वीरें, लेकिन दर्द एक। कुदरत का कहर, सैलाब का सितम और तबाही का मंजर। देवभूमि उत्तराखंड पर इस वक्त संकट के सबसे काले बादल मंडरा रहे हैं। पिथौरागढ़ में अचानक पहाड़ दरक गया, विशाल चट्टानें भरभरा कर नीचे आ गिरी और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। दारचूला में लैंडस्लाइड ने पहाड़ों को चीर दिया। मलबे का सैलाब सड़क पर उतर आया, जिससे कई रास्ते बंद हो गए, कहीं सड़कें टूट गई तो कहीं पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की रफ्तार रोक दी है और जनजीवन को खतरे में डाल दिया है। अब देखिए सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीर। उफनती धारा के सामने पक्की दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ ही सेकंड में 2 दुकानें पानी के तेज बहाव में समा गई। जो दुकानें कुछ देर पहले तक खड़ी थी, वो अब सिर्फ मलबा बन चुकी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाता है तो इंसान की बनाई हर चीज बेबस नजर आती है। उत्तराखंड में बारिश का कहर। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश। 13 में से 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में यात्रा से बचने की सलाह दी है। बारिश का ये सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बाढ़ और बारिश से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश के कारण एक ही दिन में 21 लोगों की मौत की खबर है। असम के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। हालात इतने भयावह हैं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा खुद राहत कार्यों का जायजा लेने मैदान में उतर चुके हैं। राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासन को तेजी से मदद पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं सिक्किम भी मानसून की मार झेल रहा है। भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई। टनल हादसे में कई मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। पहाड़ों पर हर गुजरता मिनट खतरा बढ़ा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में भी बारिश आफत बन चुकी है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है। डोडा में फ्लैश फ्लड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजौरी में कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाजारों में पानी और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन के चलते वैष्णो देवी यात्रा मार्ग बंद है। यानी पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ कुदरत का रौद्र रूप दिख रहा है। पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां उफान पर है, बस्तियां डूब रही हैं और लोगों की जिंदगी हर पल दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कॉकरोच जनता पार्टी